गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। किस तरह से फेडरलिज्म को इंडिया के अंदर यूज़ किया गया है, कैसे हमने काम में लिया, या हमारे यहाँ पे कितना फेडरलिज्म है, हमारी कंट्री कितनी फेडरल है, इसके बारे में कुछ पार्ट हमने देखा था कल, जिसमें स्टेट और सेंटर के अंदर सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए थे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कहा गया था, जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को नहीं पता थे। तो ये सब मिला के क्या हुआ, हमने वो चीज़ें देखी थी कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन बनाती है, सिर्फ स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट या सेंटर दोनों बना सकती है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्शन है, दोनों के बीच में कहीं टकराव की स्थिति है या कोई डिस्प्यूट है, तो सेंटर का जो लॉ है वो माना जाएगा। और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए थे, उसके ऊपर भी किसको कानून बनाने का राइट है, सेंटर को राइट है। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जितने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न लिखे थे, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोविज़न लिखे गए थे, लेकिन क्या ये सारे सफिशिएंट है या इनमें भी और आगे सुधार करने की गुंजाइश रहती है, इसमें रिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती है। ठीक है, चलिए, इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीड इन इंडिया, इट इज़ नॉट merely बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अगर हम ये बात करें कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही ये सारी चीज़ सक्सेस हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सक्सेस क्यों हुआ? द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो हमारे इंडिया के लोग थे उनको पहले से ध्यान में था और वो सारे लोग इसको यूज़ कर रहे थे, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेते थे, वहाँ पे काम करते थे, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लिया करते थे, तो उनको एक हैबिट थी इस चीज़ की, तो इसलिए हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेस हो पाया। दिस एश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियाज़ इन आवर कंट्री। ठीक है, दैट मीन्स ये जो फेडरलिज्म का जो मेन चीज़ है वो हमारे पास पहले से रही हुई है। ठीक है, ये हमारे जो डाइवर्सिटी है इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी थी उसको साथ में यूनाइट करके रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। चलिए, किस किस तरीके से हमने इस फेडरलिज्म को अपनाया, ये हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। फर्स्ट है लैंग्विस्टिक स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। पहला जो हमने इस फेडरलिज्म को अपनाया और जो टेस्ट था हमारा कि किस तरीके से हम, ये हमारा एग्ज़ाम हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था कि लैंग्विस्टिक जो स्टेट्स की डिमांड थी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसको हमने कैसे इसको यूज़ करना है। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट्स बिगन इट्स जर्नी, जब 1947 के अंदर हम इंडिपेंडेंट हुए, डेमोक्रेसी आई हमारी, तब से लेके 2017 तक या अब तक जो हम बात कर रहे हैं, तब तक डेमोक्रेसी इंडिया के मैप के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा अगर हम उसको देखें तो आपको पता लगेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि मैनी ओल्ड स्टेट हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सी पुरानी स्टेट थी जो पहले थी मौजूद, उनको ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह नई स्टेट्स ने जगह ले ली। उनकी बाउंड्री भी चेंज हुई है, उनकी नई स्टेट के नाम भी चेंज हुए हैं। देखो थोड़ा सा अगर आप पीछे देखना चाहेंगे तो ये हमारे पास पहले स्टेट्स थी। ठीक है, राजपूताना था हमारे पास, जो अब राजस्थान बन गया, पंजाब था, हरियाणा था ही नहीं, हिमाचल नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, है ना, बिहार बड़ा काफ़ी बड़ा था, उड़ीसा था, सेंट्रल प्रोविंसेस थी या सेंट्रल इंडिया था, एमपी वगैरह नहीं था यहाँ पे, बॉम्बे स्टेट था, ठीक है, महाराष्ट्र या मुंबई या ये सब चीज़ें नहीं थी, मैसूर स्टेट था, मतलब ये अलग अलग स्टेट्स थे। ये हमारे कंडीशन थी 1947 की। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या हुई, अब हमारे पास चेंजेस, काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। हरियाणा बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया, उत्तराखंड बन गया हमारे पास, ठीक है, नीचे तेलंगाना अभी रिसेंटली कुछ समय पहले बना है, झारखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, और ईस्टर्न साइड में हमने नई नई स्टेट्स बना दी उसके अंदर। तो ये चेंजेस जो हमारे पास आए हैं ये काफ़ी बड़े चेंजेस हैं।
अब ये अगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता तो वहाँ पे ये चेंजेस संभव नहीं होते। ये सिर्फ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर ही संभव है, हमने कर पाए हैं इसके अंदर। चलिए, इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. कोशिश ये रहेगी जो स्टेट बनाई गई थी और जो बाद में भी बनी है और जिनकी बाउंड्री बनाई है कि एक बेसिक लैंग्वेज के जो लोग हैं, जो मेजोरिटी में वहाँ पे लोग हैं, जो ज़्यादातर उसी लैंग्वेज के लोग उस स्टेट के अंदर कवर हो जाएं। पंजाब वाले पंजाब में कवर हो जाएं, पंजाबी वाले गुजराती वाले गुजरात में कवर हो जाएं, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में कवर हो जाएं। तो इस तरह से कोशिश की गई थी, ठीक है। फिर कुछ स्टेट बनाएगी कल्चर के अकॉर्डिंग कि उनका कल्चर, एक कल्चर जो है वो वहीं पे रहे। कुछ एथेंटिसिटी के अकॉर्डिंग, जाति के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग बना दिया गया। ट्राइबल पीपल है, उनकी डिमांड थी, जैसे ईस्टर्न स्टेट के अंदर काफ़ी कुछ डिमांड थी तो उनको उस हिसाब से बनाया गया। कुछ जियोग्राफिकल स्टेट्स बनाई गई, जो माउंटेनस स्टेट है हमारी वो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, जैसे यूपी पहले बहुत बड़ा था, उत्तराखंड उसमें से निकला। तो वो कैसे निकला था भाई, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी लोगों को हमको साथ में होना चाहिए। हमारे पहाड़ी एरिया को जो प्लेन एरिया वाले लोग हैं यूपी के वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हमारा ध्यान नहीं देते, तो उसके ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उसको अलग से उत्तराखंड बना दिया, नागालैंड बना दिया, झारखंड बना दिया। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो कल्चर, एथेंटिसिटी, ज्योग्राफी, लैंग्वेज और अदर रीज़न के वजह से बनाई गई थी। कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बहुत बड़ी हैं तो हो सकता है उनको हमने छोटा करके बनाया। तो डिफरेंट रीज़न थे इन स्टेट्स को छोटा करने के लिए और या अलग अलग स्टेट बनाने के, और उसको बेनिफिशियल भी रहे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आती है कि व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, जैसे जैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या रीजन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग ये डिमांड बढ़ती गई कि हमारी स्टेट अलग कीजिए, हमारी स्टेट अलग बनाइए, तो कुछ लीडर्स को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, हमारी कंट्री टूट के बिखर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, लेकिन जो एक्चुअल में हमारे पास जो एक्सपीरियंस आया, ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया आया। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। क्यों? क्योंकि जो उनकी नीड थी कि हम अपनी जो लैंग्वेज वाले लोगों की है उनको उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम अपनी कंट्री के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर काम करें, हम अपने लीडर बनाएं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजें, जो हम पहले लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं उसके अंदर कि ये नीड होती है लोगों की कि हम बैकवर्ड हैं तो हमारी अलग से स्टेट में हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, हमारे लोग वहाँ पे असेंबली में कितना है, ठीक है। तो ये जब उनकी नीड फुलफिल हो गई, उनकी स्टेट अलग से बन गई, तो वो संतुष्ट हो गए, वो सेटिस्फाई हो गए। जैसे ही वो सेटिस्फाई होंगे वो अलग कंट्री की डिमांड करेंगे नहीं। तो सिविल वॉर की कंडीशन या जो कंडीशन श्रीलंका में आई थी वो कंडीशन हमारे यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। दिस आल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेटर इजर, जिसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ को संभालना, वहाँ की पब्लिक को संभालना, वो भी हमारे लिए ईजियर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि 70 ईयर्स के अंदर जो हमने काम किया है, जो लैंग्वेस्टिक या एथनिक के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमने स्टेट्स बनाई, वो बेनिफिशियली रही है और कंट्री को यूनाइट ही उसने किया है, ख़राब नहीं किया। चलिए अब एक लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं। सेकंड टेस्ट जो स्टार्ट हुआ था कि इंडियन फेडरेशन जब बनी तो उसने एक लैंग्वेज पॉलिसी भी बनाई। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी को भी नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है, ठीक है। हिंदी जो है इट इज़ आइडेंटिफाई एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली, इट्स नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई। बट हिंदी इज़ मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस, 40%, आज की तारीख में करीब 45% के आसपास जो इंडियन है, 45% इंडियन जो है वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। वो उनकी मदर टंग एक तरह से बनी हुई है। देयरफॉर देयर वाज मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, अब हमको ज़रूरी था कि दूसरी लैंग्वेज को हम प्रोटेक्ट करें। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज। हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज और है जिसमें इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखना। तो टोटल मिला के 22 लैंग्वेजेस जो हैं हमने शेड्यूल्ड। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज एक ग्रुप बनाया गया था। ये थोड़ा सा चलो नेक्स्ट चैप्टर पेज पे आने वाला है, अपने वहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, इनको शेड्यूल्ड कर दिया। शेड्यूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि ये लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं। अब इस लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है लिखने का, कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूनाइटेड सर्विस जो हमारे पास यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन जो है, यूपीएससी हमारा जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, आईएएस, आईसीएस और दूसरे एलडीसी, यूडीसी, सारे जो एग्ज़ाम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है वो यूपीएससी है। उसका अगर एग्ज़ाम होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर अगर आपने पहले से ये मेंशन कर दिया है उन 22 लैंग्वेजेस के अंदर से कि मैं पेपर इस लैंग्वेज में देना चाहता हूँ, तो आपको पेपर उसी लैंग्वेज में मिलेगा। ये उसका बेनिफिट है आपको, ठीक है। देन अ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन may opt to take the examination in any of these languages। वो 22 शेड्यूल लैंग्वेज में आपको मिल जाए। आप चाहते हैं पंजाबी में मैं पेपर दूँ तो पंजाबी में आपको मिल जाएगा, आप चाहेंगे तमिल में देना चाहूँ तो तमिल आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल, अच्छा दूसरा हमने क्या किया, स्टेट्स को ये राइट दिया कि वो अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। जैसे राजस्थान ने हिंदी ऑप्ट की हुई है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, गुजरात ने गुजराती ऑप्ट की हुई है, और पंजाब ने पंजाबी ऑप्ट की हुई है, तमिलनाडु ने तमिल ऑप्ट की हुई है, वेस्ट बंगाल ने बांग्ला अपनी लैंग्वेज बनाई हुई है। तो ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दैट मीन्स उनके अंदर ऑफिस के अंदर जो काम होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो उस लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। कोर्ट के अंदर, बाहर तहसील में, ये सब जगह वहाँ पे उसी लैंग्वेज में काम होते हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर वगैरह लिखी जाती है, वो भी उसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो स्टेट ने अपनी अपनी लैंग्वेज डिसाइड की हुई, उनको छूट दी हुई है ये। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है, अपने इस लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। प्लस साथ में आप हिंदी इंग्लिश यूज़ करना चाहें तो उसमें मनाही नहीं है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन द स्प्रेडिंग ऑफ यूज़ ऑफ हिंदी। हिंदी को हमने किसी पे थोपा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं किया कि आप हिंदी पढ़ेंगे। जैसे श्रीलंका में कहा था सिनेरा लैंग्वेज को आप ज़बरदस्ती आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी को हम प्रमोट करेंगे, नहीं, ऐसा हमने यहाँ पे नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग तो हमने क्या किया था कि इंग्लिश का यूज़ था वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए 1965 के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए था। 1965 तक हमने कहा था इसको ख़त्म कर दीजिए, बढ़ाते बढ़ाते हम 65 तक ले आए थे कि 65 के बाद हम इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से जो है मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू रखी जाए। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर रखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रखिए उसको। इन तमिलनाडु जैसे इन द मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो गया था, जब हमने हिंदी की बात की थी या ये बात की थी तो उन्होंने कहा साहब हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको भी संतोष कर, आप इंग्लिश रख लीजिए, कोई बात नहीं, आप हिंदी नहीं करना चाहते आप इंग्लिश में कर लीजिए। तो वो फिर शांत हो गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स बाय agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose। तो हमने कहा इन तीनों में से कोई भी, आप तमिल रख लीजिए, आप हिंदी रख लीजिए, आप इंग्लिश रख लीजिए, जो आपको यूज़ करना हो आप कीजिए। आप दोनों यूज़ करना चाहिए, दोनों यूज़ कीजिए, आप तीनों यूज़ करना चाहते हैं आप तीनों यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। लेकिन ये क्या हुआ, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंग्लिश को इससे बढ़ावा मिला, उसको इंक्रीज करने का मौका मिला, वो इंक्रीज़ हो गई और वो उसको बढ़ गई। प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है वो शायद पीछे रह गया कहीं पे, लेकिन प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है वो हमारा क्या हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। हम अभी भी चाहते हैं कि हिंदी को ऑफिशियल पॉलिसी के यूज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो यूज़ की जाए, लेकिन उसको हम किसी को कंपेल आज भी नहीं कर रहे कि आप हिंदी पढ़ें ही पढ़ें, ठीक है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आप दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हिंदी बोलें उसके अंदर, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन, और ये चीज़ें हमें क्या करती है, इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। तो श्रीलंका वाली कंडीशन हमारे यहाँ पे नहीं हुई जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ गए हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास सेंट्रल स्टेट के रिलेशन कैसे रहे थे आपस में। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जैसे जैसे हमने स्टेट्स अलग से बनाई तो बहुत सा नया फेडरेशन को हमें मजबूत, जो हमारी फेडरेशन थे उसको स्ट्रेंथ करने का मौका मिला, मजबूत करने का मौका मिला, और हमने अच्छी तरीके से इसको फेस करना स्टार्ट किया। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन द रियलिटी depend on large extent on how
द रूलिंग पार्टी एंड लीडर फॉलो दीज अरेंजमेंट। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अरेंजमेंट था और पावर शेयरिंग जो थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और किस तरह से वो यूज़ हुआ, थोड़ा सा ये देखते हैं। क्योंकि लंबे समय तक हम बात करते हैं तो सेम पार्टी का रूल यहाँ पे रहा था एज वेल अपने सेंटर में और स्टेट दोनों जगह, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट सेम पार्टी रूल करती थी, कांग्रेस कर रही थी, हमें मोस्टली पता है पूरे इंडिया के अंदर। इसका मतलब क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को जैसा कहती थी उसको वो काम करना पड़ता था। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रही थी, अपने अलग से अपना कोई भी राइट यूज़ नहीं कर पा रही थी, वो सेंटर की ही पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी, सेंटर का ही जैसे सेंटर कहता था वैसे काम करने की कोशिश करती थी। लेकिन क्या हुआ 1990 के अंदर ये थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। जब दूसरी पार्टी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म बनाने लगी, देन सेंटर जो है और रूल जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन स्टार्ट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो दूसरी पार्टी आई तो वो अपने हिसाब से काम करना चाह रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कराना चाह रही थी, तो उन दोनों के अंदर थोड़े से डिस्प्यूट होना शुरू हुए थे। यहाँ पे ये 1990 के आसपास स्टार्ट हुए थे। The central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties। तो क्या होता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तब भी अगर थी तो वो क्या करती, कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करती, प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती, राष्ट्रपति शासन लगा देती या कुछ और कर देती, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर देती और इस तरह से काम करती थी। तो इस तरह से डिसमिस करके उसको मिस यूज़ करना स्टार्ट किया था। कुछ गवर्नमेंट के ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं, एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जिससे ये काम हुआ था। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये जो था हमारे फेडरलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ था, ऐसा उनको नहीं होना चाहिए था। और ये मोस्टली चेंज कब तक चले थे, जो स्टार्ट हुए 1990s के आसपास, जब कांग्रेस का थोड़ा सा दबदबा ख़त्म होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था। तो कांग्रेस चाहती थी कि हम ये करें और दूसरी पार्टी से उभरना चाह रही थी, तो उसके बीच में ये कंडीशन आना स्टार्ट हुई थी। ये आने का रीज़न था कि मेन जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो स्टेट की पार्टीज़ थी, वो राइज करना स्टार्ट हो गई। स्टेट पार्टी जो है राइज करना शुरू की। और उसके बाद में अब सेंटर की में कंडीशन ये होगी कि किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन रही थी 1990 के बाद में आसपास। तब वहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। कोलिजन गवर्नमेंट किसको कहते हैं कि एक सिंगल पार्टी नहीं आई, अब उसको पूरा मेजोरिटी नहीं मिली तो वो क्या करती है, स्टेट पार्टीज जो थी, रीजनल पार्टीज जो थी, उनके साथ मिलके उसने इलेक्शन लड़ना, फाइट करना शुरू किया और एक अलायंस बनाना स्टार्ट किया। और तब से ये अलायंस वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ जो यूपीए और एनडीए के रूप में आज भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी सिंगल पार्टी तो थी वो लोकसभा में पूरा मेजोरिटी में नहीं आई, तो अलायंसेस बनना स्टार्ट हुए और अलायंसेस के अंदर स्टेट पार्टीज ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया। उनको मौका मिला कि हम अपने स्टेट के लिए काम करवाएं। तो जिस स्टेट पार्टी होती थी तो थोड़ा सा डिस्प्यूट भी होना स्टार्ट हुआ, थोड़ी दिक्कत भी हुई, क्योंकि ऐसी जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल नहीं होती थी। 2 साल 3 साल 4 साल चलती, फिर कोई स्टेट पार्टी अपना जो है जो सपोर्ट कर रही थी वो सपोर्ट अपना वापस ले रही थी, फिर गवर्नमेंट गिर जाती थी, फिर हमें वापस बीच में मिड इलेक्शन करवाने पड़ते थे। इस तरह से कई चीज़ें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी। तो न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ये स्टार्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, दिस ट्रेंड वाज supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. And the federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution come into the force. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिस्टम को, जो हमारा कोलिजन गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट बन रही थी, दूसरे काम हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे क्या थे, वो साथ में थे। उन्होंने कहा दूसरी गवर्नमेंट जो है उनको मध्यस्थता का काम करो, एडमिटेड मतलब मीन्स बीच बचाव का काम कीजिए उसको। और फेडरल पावर जो है अब ज़्यादा इफेक्टिव दिखने लगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपना रोल प्ले करने लगी थी उसके साथ में मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बनाने के अंदर। तो यहाँ पे अब कुछ आप ये देख रहे हो, स्टार्टिंग में कार्टून्स भी हमने देखा था, स्टेट प्लीड मोर पावर्स
अब पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी जितनी भी स्टेट्स हैं पावर के लिए खड़ी हुई लाइन के अंदर भीख मांग रही है बैठ के कि हमें पावर और दे दीजिए और दे दीजिए, नहीं मिल रही थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब ये स्टेट पार्टी क्या हुआ था, चेंज हो गई, क्योंकि ये सेंटर में काम कर रही है उसके साथ में, तो उसको पावर मिल रही है। तो ये हमारी कंडीशन थी, मतलब जब से कोलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, अलायंसेस होना स्टार्ट हुई है, स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो गई, स्टेट के अंदर थोड़ी सी पावर ज़्यादा आ गई, वो अपनी डिमांड अच्छे से रखवा सकती है। क्योंकि मान लीजिए बीएसपी है, ठीक है, इनलो है, जैसे हरियाणा की है इनलो है, बीएसपी है, तो इन्होंने क्या किया, यूपी के अंदर उसका होल्ड है, तो कहते यूपी के अंदर साथ में है वो एमपी भी बना रही है, लोकसभा में भी जा रही है, तो वो वहाँ पर अपना काम करवा सकती है, ठीक है। तो ये उन्होंने होल्ड करना स्टार्ट किया। एक था हमारा लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो हम बात कर रहे थे 22 लैंग्वेज की। सेंसस जो 2011 के अंदर हुआ था उसमें हमको ये पता लगा करीब 1300 अलग अलग लैंग्वेज इंडिया के अंदर बोली जाती है, ठीक है। उसमें से कुछ लैंग्वेजेस के हमने ग्रुप बनाए, ठीक है। आफ्टर ग्रुपिंग, इसको ग्रुपिंग करने के बाद में करीब 121 मेजर लैंग्वेज जो है फाइंड आउट हुई। उसमें से 22 लैंग्वेज को हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया, जो 8th शेड्यूल के अंदर लिखा गया है। 8th शेड्यूल लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें लिखी गई है। और शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब मैंने बेनिफिट आपको बता दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें अगर आप पहले से मेंशन कर दें तो आपको पेपर उसी लैंग्वेज में मिलेगा और आप इजीली उसको मीडियम बना के पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये 22 लैंग्वेजेस वहाँ पे थी, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब हिंदी यहाँ पे अगर शेड्यूल्ड लैंग्वेज देखते हैं, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इनमें इंग्लिश कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। कितना परसेंट बोली जाती है ये देखो, तो अप्रॉक्सीमेट हिंदी जो है 44% थी उसके अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग। तभी मैंने कहा अभी 46-47% तक आ गई होगी ये ऑलमोस्ट। एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियन रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग। इंग्लिश मदर टंग के रूप में नहीं बोली जाती है। आज हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बन गए, चीज़ें बन गई, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज ये हमारी काम आती है, सभी को जॉब मिलता है, बाहर जा सकता है, उसको आता है, समझ में आता है, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू नीड नॉट टू मेमोराइज इट। इस टेबल को आप पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि 22 लैंग्वेज वहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेज आपके होती थी, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट है। कल हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।